जी हां, अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों तक चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए, मणिपुर का जिक्र करते हुए सवाल उठाए गए और उन तमाम सवालों का जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, उससे इस वक्त जो सियासी हलचल है, आज हम उसी का जिक्र करेंगे। अविश्वास पर हार, अब अधीर रंजन चौधरी पर रार, क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं और शुरुआत कर रहे हैं अधीर रंजन से जुड़ी खबर के साथ ही। अधीर रंजन के निलंबन पर कांग्रेस पार्टी मंथन करने जा रही है। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की 10:30 बजे एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अधीर रंजन के साथ तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। सदन में आज स्थगन प्रस्ताव भी पेश करने जा रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नियमों के तहत ही यह कार्रवाई की गई है। तो कुल मिलाकर अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में चर्चा होगी, मंथन होगा और तय किया जाएगा कि पार्टी को क्या रणनीति अपनानी है। तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की गई, संसद की कार्रवाई से सस्पेंड किया गया। लेकिन अब ये देख लेते हैं कि सदन में कल अधीर को लेकर हुआ क्या कुछ था। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अधीर कंट्रोवर्सी है क्या? अधीर ने पीएम के लिए विवादित बातें कही, शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। नाराज बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त अधीर की तरफ लपके हैं। यह सब कुछ हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मस्त को रोका। बिल्कुल, काफी हलचल रही इस पूरी घटना के सामने आने के बाद। मेघवाल और निशिकांत दुबे भी बीच बचाव में आए, यानी बीच बचाव की नौबत आ गई। पीएम के जवाब के बाद मस्त ने अपने किए पर माफी मांग ली। जिस तरह से वो अधीर रंजन चौधरी की तरफ लपके थे, इस पर माफी मांगी। अधीर रंजन चौधरी सदन से पहले ही वॉकआउट कर चुके थे, यानी इस मसले को लेकर खासा हंगामा हुआ और फिर संसदीय कार्य मंत्री ने अधीर के निलंबन का प्रस्ताव रखा। और फिर आप देखिए, स्पीकर ने अधीर रंजन चौधरी केस की जांच विशेषाधिकार कमेटी को भेज दी है और समिति की रिपोर्ट आने तक अधीर रंजन चौधरी निलंबित कर दिए गए हैं, उनका सस्पेंशन कर दिया गया संसद की कार्यवाही से। यह सब कुछ है जो कि हुआ कल। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से जो बयान दिया गया, प्रधानमंत्री को लेकर जो बोला गया, उसके बाद जो पूरा बवाल और कार्रवाई हुई। बिल्कुल, और इस पर कांग्रेस पार्टी आग बबूला नजर आ रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि कल सदन में जब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रस्ताव रखा तो किन बातों का जिक्र किया। Every time deliberately he tries to disturb, sir. A habitual हो गया sir. It has become a habitual and it is most unfortunate. In spite of repeated requests, repeated warning from the chair also, he has not improved himself. And always in his debate, he make the baseless charges. एंड देश का और देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता सर। तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते। उसी टाइम हमने डिमांड किया, आपने क्षमा प्रार्थना करो। कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया। तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो देखिए, पूरी सदन की कार्यवाही का वो अंश हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये प्रस्ताव रखा गया निलंबन का और पूरे मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने का। उसके बाद इसको अप्रूवल मिल गया। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। समीर चौगांवकर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और शंभुनाथ शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन कुमार, अब इस मामले पर होता हुआ क्या नजर आ रहा है, क्योंकि एक सांसदों की
मीटिंग भी कॉल की गई है सोनिया गांधी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी कहा जा रहा है अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को जोर शोर से उठाएगी इस मुद्दे को। इस पर क्या होता हुआ देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है पार्टी की? जी देखिए, अधीर रंजन चौधरी अब से कुछ देर पहले अपने घर से निकले हैं। मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे अभी कुछ नहीं कहना है। कल देर रात उन्होंने कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें कहीं अपशब्द नहीं कहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिए हैं, नीरो मतलब साइलेंट होता है, तो प्रधानमंत्री मणिपुर पर चुप हैं, इसलिए उन्होंने नीरो की बात की। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र और द्रौपदी का चीरहरण, ये एक उन्होंने उदाहरण दिया है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल वो झुकने को तैयार नहीं है। संसद का आज आखिरी दिन है और इसके बाद संसद को सरेंडाई कर दिया जाएगा, तो एक दिन की बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लोकतंत्र का काला दिन है, सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई है कांग्रेस सांसदों की। इसके अलावा जो इंडिया का गठबंधन है उसकी बैठक 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है और उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अधीर रंजन चौधरी यहाँ से निकले हैं। अधीर रंजन चौधरी दोनों बैठकों में हिस्सा लेंगे, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ही नहीं पूरा इंडिया गठबंधन हंगामा करेगा इस पूरे मामले पर, सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। लेकिन अगला कदम क्या होगा ये सरकार को तय करना है। लेकिन 2024 के पहले आप कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बाद एनडीए और इंडिया के बीच में रसाकशी तेज हो गई है। यानी कि ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया अलायंस की पूरी स्ट्रेटेजी साफ तौर पर नजर आती है इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की। बने रहिए आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी का जो सस्पेंशन हुआ है, इसके बाद सस्पेंशन से अधीर पर कई बंदिशें लग गई हैं। संसदीय कमेटियों से अब रहना होगा दूर। कार्यवाही के दौरान डेली अलाउंस से भी वंचित हो गए हैं अधीर रंजन चौधरी। मुक्त होने तक तमाम जो प्रतिबंध है, पाबंदियां हैं, वो लगी रहेंगी। तो देखिए कई तरह की बंदिशें जाहिर है लग गई हैं सस्पेंशन के बाद अधीर रंजन चौधरी पर, और अधीर के सस्पेंशन से होगा क्या ये जरा हम आपको समझा देते हैं और उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे। अधीर के सस्पेंशन से होना क्या है? अधीर चैंबर, इनर लॉबी और गैलरीज में एंटर नहीं कर सकते। एक तो ये पाबंदी लागू हो जाएगी, जिस भी पार्लियामेंट्री कमेटी के वो सदस्य होंगे उसमें वो हिस्सा ही नहीं ले सकेंगे। संसद की कार्यवाही में उनके नाम से बिजनेस लिस्ट में कोई आइटम नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा संसद की कार्यवाही के दौरान वो कोई भी नोटिस नहीं दे पाएंगे। किसी भी संसदीय कमेटी के चुनाव में वो अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, वोटिंग राइट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कार्यवाही के दौरान सस्पेंशन अवधि में उन्हें डेली अलाउंस भी नहीं मिलेगा, इससे भी उन्हें वंचित होना पड़ेगा। और देखिए समीर, इस बीच निलंबन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही। निलंबन पर अधीर रंजन चौधरी का बयान आ गया है। अधीर की तरफ से कहा गया मेरी हिंदी ठीक नहीं इसलिए दिक्कत है। तो ये बात अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता लोकसभा में ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है इसलिए ऐसी दिक्कत हुई है। सस्पेंशन पर यह बयान। और आइए सुनते हैं कि अधीर रंजन चौधरी अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं और अधीर रंजन ने कैसे फिर से अपनी कमजोर हिंदी की समझ का सहारा लिया है। गलत फहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं, मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए। प्रधानमंत्री अपमान कर रहे हैं, एक नजीर की, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता है। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। तो अभी आपने सुना कार्रवाई के बाद क्या बोल रहे अधीर रंजन चौधरी, लेकिन आइए अब आपको सुना देते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने अधीर रंजन चौधरी पर सदन में क्या कहा था। यह आप देखिए। इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है।
तो देखिए सदन के अंदर किस तरह का वाद विवाद हुआ ये आपने देखा। शंभुनाथ शुक्ला जी, दोनों पक्ष हमने टीवी 9 पर दिखाए। क्या आपको लगता है ये विवाद आपको कहां जाता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अधीर रंजन चौधरी का जिक्र किया गया कि वो गुड़ का गोबर करने में माहिर हैं, दूसरी तरफ जो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा गया उसके बाद तो उनका सस्पेंशन ही हो गया, मामला प्रिविलेज कमेटी के पास पहुंच गया। कहां जाता हुआ ये विवाद देखते हैं? अधीर बाबू कल कुछ ज़्यादा ही अधीर हो गए थे और वो जैसा कि कह रहे हैं कि मेरी हिंदी ठीक नहीं है, तो ये बात वो बांग्ला में बोल सकते थे कि जो बात कहना चाहते थे, या अंग्रेजी में बोल देते तो शायद ठीक कर लेते। आज उनकी बात से लग रहा है कि वो माफ़ी मांगने की जैसे मूड में हो कि मेरी हिंदी ठीक नहीं थी, एक तरह से रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो अब निलंबन तो उनका, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो कहा है सही कहा है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। नहीं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि मेरी हिंदी ठीक नहीं, इसका मतलब कि शायद वो व्यक्त करने में कुछ गड़बड़ा गए हैं। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर फीलिंग हो रही है। तो इससे लगता है कि वो शायद हो सकता है माफ़ी भी मांग ले, और नहीं मांगेंगे तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी शायद उनको लेकर के कोई बहुत सद्भावना नहीं है। ऐसा होता तो पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए वो आखिर लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनके बजाय उप नेता को लाया गया, गौरव गोगोई को लाया गया। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर भी उनको लेकर के कोई बहुत अच्छे भाव नहीं है। उनको समय भी नहीं दिया गया, वो तो समय बाद में स्पीकर ने दिया 20 मिनट का। इससे ये लग रहा है कि अधीर रंजन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं और निलंबन होता है तो ये कांग्रेस के लिए भी नुकसानदेह होगा और उनके लिए तो होगा ही कि किसी कमेटी में अब वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। एलओपी का दर्जा एक तरह से उस हैसियत से भी उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। तो वो कैसे कांग्रेस अपनी बात कैसे कहेगी, इसको भी अभी फिक्स नहीं किया गया है। ठीक ये जी समीर चौगाकर जी, अधीर रंजन चौधरी का जब जिक्र आता है तो ऐसा पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी उनके कई ऐसे बयान रहे जिसको लेकर कंट्रोवर्सी बवाल हो चुका है। अब अधीर रंजन चौधरी ये बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला वो गलत नहीं बोला, हालांकि जो उनकी हिंदी है ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आप लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, क्या उनसे बचना चाहिए था प्रधानमंत्री को लेकर जो बोला गया? बिल्कुल, मुझे लग रहा है अधीर रंजन चौधरी हमेशा कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। आप देखिए, पहली बार अधीर रंजन चौधरी ने इस तरह का बयान नहीं दिया। 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने, सोनिया गांधी खुद नाराज हुई थी उनके बयान पर, जब अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा था कि कश्मीर के जम्मू कश्मीर में जब चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा था कि इसकी यूएन निगरानी कर रहा है। तब अमित शाह ने भी आरोप लगाया था, सोनिया गांधी उनके इस बयान पर बहुत नाराज हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी सिर्फ यह कहकर कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है बच नहीं सकते। वह अकेले ऐसे सांसद नहीं है लोकसभा में जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है। साउथ के किसी भी सांसद की आप देखोगे तो हिंदी अच्छी नहीं है। आप आसाम के देख सकते हो, दूसरे क्षेत्रों को देख सकते हो, लेकिन जब वो लोकसभा में बोलते हैं तो संयमित और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। या तो अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। इससे कुछ रियायत मिल सकती है क्या? अगर ये बात रख रहे हैं अपने डिफेंस में, तो समीर जी क्या कोई रियायत मिल सकती है बहुत संक्षेप में? नहीं, मुझे नहीं लगता है। उन्होंने जो बोला है ये अब जब मुझे जब लग रहा है कि मामला इतना गंभीर हो गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और इसका नकारात्मक परिणाम पूरी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, तो आज उनकी सुबह नींद खुली और उन्होंने कहा है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं, मेरी भाषा की समस्या इसलिए हुआ है। ये भाषा की समस्या नहीं है, यह उन्होंने पूरी तरीके से सोच समझ कर बोला है। और जब उन्हें लगा कि यह मामला गला उल्टा पड़ रहा है पार्टी के ऊपर, पार्टी के अंदर भी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है, तो आज उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि यह भाषा के कारण हो सकता है मेरी भाषा हिंदी अच्छी नहीं, इस चीज का मैसेज गया है। ठीक है शंभुनाथ शुक्ला जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर देना। इसे अलोकतांत्रिक बताया गया है। कहा यह गया है कि जो सरकार है वो सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है, इस वजह से जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। तो एक परसेप्शन की लड़ाई भी इस पूरे मसले को लेकर चलती हुई देख रहे हैं। क्योंकि अब एक फैसला हो गया है, इसे कांग्रेस अपने सदस्य के डिफेंस में कुछ ना कुछ तो कहेगी, इसीलिए वो कहा जा रहा है कि ये गलत फैसला हुआ, तानाशाही भरा फैसला था। लेकिन उन्होंने, कांग्रेस अभी पार्टी अगर अपनी तरफ से ये कहे कि नहीं वो गलत बोले थे और उसकी निंदा की जानी चाहिए, तो शायद स्थितियाँ थोड़ी अनुकूल बने। जैसे कल अकेले अधीर रंजन ने गड़बड़ नहीं की, बल्कि बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी उतनी गड़बड़ की कि उन्हें उनके साथ हाथापाई करने को दौड़े, पर उन्होंने माफ़ी मांग ली, बात खत्म हो गई। तो अधीर रंजन को भी एकदम अधीरता खो बैठे थे, उनको भी एक तरह से इससे रिग्रेट फील करना चाहिए। हालांकि वो इशारे में बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को भी इसके लिए, या पूरे जो इंडिया अलायंस बनाया गया है उसकी तरफ से आना चाहिए कि अधीर से शायद भाषा के कारण ही ये गड़बड़। आपको लगता है वो राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? कि राहुल गांधी ने भी कहा था मैं कुछ भी हो जाए माफी नहीं मांगूंगा, वही बात अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। राहुल गांधी और उनमें फर्क है। राहुल गांधी के साथ पूरी उनकी पार्टी खड़ी हो जाएगी, इनके साथ पूरी पार्टी नहीं खड़ी होगी।
कांग्रेस निश्चित तौर पे जो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा इस बात की निंदा भी करेगा कि अधीर रंजन के ठीक है शंभुनाथ जी। और इस बीच आइए सुनते हैं कि कैसे अधीर रंजन चौधरी जब पीएम को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे थे तो उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोका और ऐतराज जताया। सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, में कोई फर्क नहीं रहा। आपने एक अपील की थी कि आइदर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए। हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्यपद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने का सब बात दिया जाएगा। आपने समय दिया, उसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। तो आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी के ताजा बोल पर विवाद तो खड़ा हुआ, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब अधीर रंजन चौधरी ने खराब हिंदी का हवाला देकर सफाई दी हो। आइए देखते हैं कि कैसे राष्ट्रपति पर बयान देने के बाद भी अपनी हिंदी खराब होने की बात कही गई थी उस दौरान। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। गलत फहमी होने से मैं क्या कर सकते हैं? मेरे बात को अगर सही ढंग से ना सुना जाए, प्रधानमंत्री अपमान कर रहे हैं। एक नजीर की, एक उदाहरण की तरह, एक मेटाफोरिकली ये कही जाता है। यही हमारा भाषा की एक तरीका है। और एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी अब अपने बयान को लेकर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि हिंदी उनकी ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसी गड़बड़ियां हो जाती हैं। बहरहाल कल जब सदन में अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी की थी तो बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने उन्हें टोका। दोनों में इस बात को लेकर कहासुनी भी हुई। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वीरेंद्र सिंह मस्त ने अपने रवैये पर खेद जताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा अपनी सफाई में। मैं कभी भी सदन के सम्मान को ध्यान रखता हूं, आपके अध्यक्ष पीठ का भी ध्यान रखता हूं। जो भी और जिस भी व्यवहार से सदन का कार्रवाई से वो हमने इतना ही हुआ है कि मैं उसके लिए आपसे, आपके अध्यक्ष पीठ से क्षमा चाहता हूं। हम अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो आपने देखा कि बीजेपी सांसद का क्या रुख था। जो गलती हुई उसके बाद उन्होंने खेद का इजहार कर दिया। शंभुनाथ शुक्ला जी, संसदीय प्रक्रिया के हिसाब से नियम जो है वो क्या कहते हैं? क्योंकि मस्क की तरफ से जो कुछ किया गया अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन भी नहीं जताया गया, तो इसलिए यह मामला प्रिविलेज कमेटी में नहीं गया। देखिए, मस्त का जो मस्त ने कहा कि उन्होंने ऐसा अपने नेता के अपमान के चलते किया, उनके अंदर भावावेश में आकर के उनकी तरफ चल दिए। हाँ। पर उसके लिए उन्होंने खेद जता दिया। खेद जताने का मतलब है ठीक है, मामला खत्म हो गया। कई बार ऐसा हो भी जाता है, इसके पहले भी हो जाता रहा है। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो महावीर त्यागी बोल रहे थे और बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो गए। अच्छा। तो चौधरी रणवीर सिंह एक जो थे वहाँ पर सांसद, तो वो उनकी तरफ दौड़े लपके महावीर त्यागी की तरफ। ये बात नेहरू जी ताड़ गए तो फट से कूद के वहां तक पहुंचे और बोले, और भाई त्यागी जी क्या हाल है, सिगरेट लिए हो? यानी बात हंसी खुशी खत्म हो गई। तो इस तरह की बातों को टाला भी जा सकता था। खुद अगर अधीर बाबू भी थोड़ी सी सौम्यता दिखाते तो इस तरह सीधे अटैक ना करते। अब मस्त ने तो माफी मांग ली, इसलिए उनका मामला तो खत्म हो गया। लेकिन अब उन पर कोई कार्रवाई हो भी नहीं सकती क्योंकि खेद प्रकाश कर चुके हैं। यही काम अगर अधीर रंजन कर लेते तो शायद उन पर भी कार्रवाई ना होती। ये तो संसद में बहुत सामान्य सी बातें होती रहती हैं, खत्म हो जाता मामला। जी
बिल्कुल। और देखिए इस बीच ये भी आपको बता दें कि संसद में कल सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया ध्वनिमत के साथ। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए एक और भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ तीसरी बार साल 2028 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। यानी कि उन्होंने यह दावा किया कि लड़ाई 2024 की है ही नहीं, अब तो लड़ाई 2029 के लोकसभा चुनाव की है। सुनिए प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया। मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले थे, थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है राष्ट्रीय। चलिए कोई बात नहीं, 2028 में हम फिर से मौका देंगे। लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए, कुछ मुद्दे ढूंढ करके आइए। ऐसे क्या घिसी पिटी बातें लेकर के घूमते रहते हो। और देश की जनता को थोड़ा विश्वास इतना मेरे से कि चलो भाई आप विपक्ष के भी योग्य हो, इतना तो करो। आपने वो योग्यता भी खो दी है। मैं आशा करता हूं कि वो थोड़ा होमवर्क करेंगे। तू मैं और चिल्लाना, चिखना, नारेबाजी करना, उसके लिए तो 10 लोग मिल जाएंगे उनको, लेकिन थोड़ा दिमाग वाला भी काम कीजिए ना। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज किया कि वो तैयारी के साथ नहीं आया, इतने साल का वक्त मिला था फिर भी। अब आपको पीएम मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर दिए जवाब पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। लोकसभा में आम आदमी के पार्टी के सांसद को सस्पेंड किया गया और अब हमारे लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने की ये नई प्रक्रिया। तो बार बार बीजेपी इंडिया अलायंस के एमपीज को सस्पेंड करके हमें अपनी आवाज़ रखने से हम पर बाधा डाल रहा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मिलकर काम करेंगे, हम अपने अधिकारों के लिए और लोगों के मुद्दों पर हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे और हम अंत में जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ये बात भूल जाते हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव में गिनती महत्वपूर्ण ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार गिराने के लिए नहीं था, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए था, और उसमें सफल हुए कि वो आए कम से कम सदन में। लेकिन आके बोले क्या? 2 शब्द नहीं संवेदना के मणिपुर के लोगों के लिए, 2 शब्द नहीं। वो नग्न वीडियो जो हमने देखा था, ये खड़े हो गए थे सबके पूरे देश में, बीजेपी के मेंबर्स के भी। लेकिन इतिहास ऊपर से मूल्यांकन कर रहा आपका, आप चूक गए। तो देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया और उसके बाद विपक्ष की तरफ से जो बयान सामने आया वो हमने आपको सुना है। समीर चौगावकर जी, देखिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह बड़ी बात कही गई प्रधानमंत्री की तरफ से कि लाए तो, लेकिन पूरी तैयारी के साथ नहीं, और इसे 2024 के पहले एक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, ये सभी जानते हैं। 2018 के बाद 19 में क्या हुआ ये सबने देखा। आपको क्या वाकई में लग रहा है कि जो कुछ हुआ संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, इसका कोई फर्क, कोई रिफ्लेक्शन 2024 या उसकी तैयारियों पर नजर आएगा? देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा, और 2018 में भी उन्होंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव 2023 में आप लेके आओगे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और वही हुआ। मुझे लगता है कि विपक्ष पूरी तरीके से इस सदन की जो कार्रवाई चली अविश्वास प्रस्ताव की, और यह जब भी ये मानसून सेशन जब 20 जुलाई को शुरू हुआ था, जो आज खत्म हो रहा है 11 अगस्त को, इस पूरे समय आप देखेंगे तो विपक्ष पूरी तरह से हताश था और सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेरने की स्थिति में नहीं था। पहले पूरे समय वह संसद का बहिष्कार करता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर पर बयान चाहते हैं, वो 2
267 की बात करते रहे कि हम राज्यसभा में 267 में बात करना चाहेंगे, सरकार कहती है 176 में चर्चा कर लो, इस पे उन्होंने समय जाया किया। उसके बाद वह अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और अमित शाह देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से लोकसभा में 2 घंटे से ज़्यादा का अपना भाषण दिया और जिस प्रकार से मणिपुर पे पूरे तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी, मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद ये बहुत साफ हो गया था कि मणिपुर अब विपक्ष के मुद्दा विपक्षी हाथ में नहीं रहेगा। उसके बाद कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया 2 घंटे 13 मिनट का, उस भाषण में उन्होंने मणिपुर में जिस तरीके से बात की और विपक्ष जब चाहता था कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोले, तो जब उन्होंने बोलना मणिपुर पे शुरू किया उस समय विपक्ष लोकसभा छोड़ के चला गया था, सदन को छोड़ के चला गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष सिर्फ किसी भी तरीके से इस सत्र को चर्चा से रहित करना चाहता था और बहुत महत्वपूर्ण विधेयक भी इस सत्र के अंदर आए। 12 से ज्यादा विधेयक सरकार ने पास किए, उसमें कई ऐसे विधेयक थे जो बहुत जनहित से जुड़े हुए थे, विपक्ष को उसमें चर्चा लेने चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो सोच रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर वह सरकार को घेरेगा या जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश करेगा, और विपक्ष में विपक्ष दलील दे रहा है कि मणिपुर पर बयान देने में इतनी देरी हुई, तब तक प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं, इसलिए हमने वॉकआउट कर दिया। बहरहाल कल संसद में अधीर रंजन चौधरी सरकार पर हमलावर रहे। अधीर के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार किया। कैसे, सुनिए। प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ ये कहना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। जब मणिपुर गए तो मणिपुर की दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूर यह महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए। इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। तो देखिए, संसद के भीतर जो वाद विवाद हुआ वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे वार और पलटवार का सिलसिला चला। लेकिन शंभुनाथ शुक्ला जी, राजनीति में कहते हैं परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परसेप्शन की लड़ाई में कौन जीतता नजर आ रहा है इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और इसके फैसले के बाद? क्या लगता है आपको? देखिए, इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया, ये तो सबको पता था अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, क्योंकि संख्या बल में इतना बड़ा अंतर था, करीब 2.5 गुने का फर्क था। लेकिन ये माना जा रहा था कि 2024 की लड़ाई में किस तरह से कौन अपनी बात रख पाएगा, वही परसेप्शन कैसा बन पाएगा। तो गौरव गोगोई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुद्दा उठाया था, बहुत ही अच्छा था उनका करना। शायद इसीलिए कांग्रेस ने बजाय अपने नेता, लोकसभा जो उनके नेता हैं अधीर के बजाय गौरव गोगोई को मौका दिया। और वो नॉर्थ ईस्ट से आते भी हैं। हाँ, आते भी। लेकिन ये बहुत असर इसलिए डाल पाया क्योंकि जिस मणिपुर को लेकर के सदन में बात रखी गई थी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उस मणिपुर पर जब प्रधानमंत्री बोलने शुरू किया तब पूरी कांग्रेस बायकॉट कर गई, पूरा अलायंस ही बाहर हो गया। इसके अलावा जो परसों राहुल गांधी ने जो बातें कहीं करीब 35 या 36 मिनट का उनका जो भाषण था, उसमें बहुत ही मतलब एक हमलावर तरीके से वो नहीं बोल पाए। कई बार ये लग रहा था कि शायद वो मोदी से उनकी निजी व्यक्तिगत जो लड़ाई या जो चिढ़ होगी उसको ज़्यादा निकाल रहे हैं। उन्हें उस समय अपनी पूरी 2024 का खाका प्रस्तुत कर देना था। बहुत से लोग, देखिए 9 साल की सरकार हो गई है, बहुत से लोग सरकार से नाखुश भी हैं, आम जनता में तो बहुत ज़्यादा नाखुशी है। तो इस नाखुशी को हम कैसे लोकसभा चुनाव में प्रस्तुत कर पाएंगे, इसका खाका रखने में कांग्रेस फेल रही है। अच्छा, उसकी बजाय जो सत्ता पक्ष है वो पूरी ताकत के साथ, अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भाषण दिए, तो वो यानी
और खास तौर पर कांग्रेस, और जिस तरह से हमने देखा गौरव गोगे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को, इस मोशन को मूव किया था, इसके बाद वो बात नजर नहीं आई, या फिर वहां पर काफी हद तक विपक्ष फेल साबित होता हुआ नजर आया, जैसा कि आपने अभी बताया। इन सब के बीच आप देखिए कल लोकसभा में गर्मा गर्म बहस हुई, तीखे वार पलटवार हुए, कई बार झड़प हुई लोकसभा में, हल्ले हंगामे और शोरगुल के बीच कल राज्यसभा से एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर आई। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर एक शेर पढ़कर हमला किया और इसके बाद शेरो शायरी का सिलसिला चल पड़ा। आप देखिए। मक्तल में आते हैं वो लोग खंजर बदल बदल के, यार अब मैं कहां से लाऊं सर बदल बदल के। तो ये लोग खंजर बदल बदल के आते हैं और मेरा सर एक ही है, वो काटना चाहते हैं। तो इसीलिए उनको कहिए ऑनरेबल मेंबर, ये डेमोक्रेसी में एक ही सर होता है, एक ही वोट होता है। Sir, only a one sentence response. This is a classic case of the pot calling the kettle black. शेर सुनाइए कोई, शेर का मुकाबला तो शेर से ही होना चाहिए। आपने एक शायरी सुनाई, तो सर मैं भी एक जवाब देना चाहती हूँ। प्लीज। वो कत्ल भी करते हैं तो रहते हैं गुमनाम, और हम आह भी भरते हैं तो करते हैं बदनाम। सर सुधांशु, सर हम कहते हैं बंसवाद हटाओ तो क्या बुरी बात है? सर हम कहते हैं कैटो हटाओ। सुधांशु सर, उन्होंने सर बदलने की बात कही तो मैं कहना चाहूंगा, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, मगर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। सुधांशु चेंज इट, वो कह रहा है चाहे सोने में जड़ दो चाहे चांदी में जड़ दो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। याद आया सर, गालिब से किसी ने पूछा कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, तो गालिब ने कहा उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना ही पूछते रहे, इसलिए गड़बड़ हो रही है। ऐसा है अर्जुन, ऑनरेबल मिनिस्टर, ये डिस्प्यूटेड है। व्हेन आई सेड वन सेकंड, रूलिंग पार्टी के लोग, नेतागण, लीडर ऑफ द हाउस खूब कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम बार बार उगते रहेंगे क्योंकि हम बीज हैं। सर, मिट्टी में दबाने की जितनी कोशिश हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ? मैं उगता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाऊं यदि धूली सा आंधी सा पुनः उमड़ता हूं। शक्ति सिंह, शक्ति सिंह, बहुत आसान है नशा पिलाकर किसी को गिराना, अरे मजा तो तब है जब गिरते हुए को संभालो। काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा चले कि मंदिर झले तो रंज मुसलमान को हो और मस्जिद की आबरू पामाल ना हो, उसकी चिंता मंदिर के निगहबां करे। तो देखिए, इस शेरो शायरी के जरिए जो वाद विवाद हुआ, लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर भी सदन की कार्यवाही के दौरान हमें देखने को मिली। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज भी बोले गए जिस पर सस्पेंशन भी हुआ, विवाद भी हुआ, और अब उस पर आगे होगा क्या, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।